Welcome, students, all of you in this session. जिन लोगों ने अभी तक हमें अपने हमारे YouTube चैनल पे ज्वाइन नहीं किया हुआ है वो YouTube मोहम्मद रिम खान ऑफिशियल के नाम से हैं। आप लोग हमें वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि पूरे पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से जहाँ जहाँ लोगों को इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, वो हमें ज्वाइन कर सकें। और जो है ना हम उन तक अपने जो हमारी काविशें हैं वो उन तक पहुंचा सकें। और इसी तरह जूम का जो लिंक है वो भी शेयर करें ताकि ज्यादातर लोग हमें ज्वाइन कर सके। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू एसिड रेन। के एसिड रेन होता क्या है और एसिड रेन के काजेज क्या हो सकते हैं और इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं और एसिड रेन से हम किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं। देखिए, एसिड रेन को हम एसिड रेन क्यों बोलते हैं, इससे पहले कि हमें एसिड का पता होना चाहिए, जो कि हम स्लाइड नंबर 3 पे डिस्कस करेंगे कि एसिड्स क्या है और एसिड रेन को हम एसिड रेन क्यों बोलते हैं। ये जो एसिड रेन का जो टर्म है ये इसी वजह से डिस्क्राइब हुआ है कि बारिश जब होती है तो उसमें जो पीएच का लेवल होता है दैट लेवल इज लेस देन 5.6। जब 5.6 से किसी भी पानी के अंदर या रेन के अंदर जब बारिश हो रही होती है और उस बारिश के पानी को अगर हम एज अ सिंपल ले लें और उसको चेक कर लें, उसका टेस्ट कर लें, तो उसमें अगर उसके टेस्ट में हमें पीएच 5.6 से कम मिलता है, सो इट मीन्स दैट रेन इज एसिडिक, दैट विल बी नोन एज एसिड रेन. So simply you can define that acid rain is the rain that falls and having a pH less than 5.6. सो उसको फिर हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि ये जो है ना ये हमारे पास एसिडिक रेन है, उसको हम एसिडिक रेन उसी सूरत में कहेंगे। ठीक है। अच्छा, तो एसिड रेन सिंपल है कि जिस भी बारिश में पानी के अंदर पीएच लेवल जो है ना वो 5.6 से नीचे हो यानी कम हो, 4.4 हो, 4.5 हो, यानी 5 से नीचे हो या 5.2 हो, तो उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है। पीएच जो है ना, असल में पीएच हम बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अब आयंस क्या है और पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस क्या है। और देखें, अगर हम पानी को देख ले, पानी का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज H2O। अगर उसमें हाइड्रोजन आयंस हैं तो वो हाइड्रोजन एटम्स हैं H2, यानी दो हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम। तो वो जो दो हाइड्रोजन एटम्स है उनकी ब्रेकडाउन से या उनकी हाइड्रो इलेक्ट्रॉन रिलीज होने से हाइड्रोजन आयंस बनते हैं। तो हर एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर, हर एक्वियस सॉल्यूशन या हर लिक्विड हर फ्लूइड के अंदर हाइड्रोजन आयंस की कुछ खास स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होती है। उस कंसंट्रेशन को हम पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट में पीएच बोलते हैं। सो पीएच क्या है? पीएच इज जस्ट पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। Power of hydrogen ion in any aqueous solution is known as pH. अगर पानी के अंदर, बारिश के पानी के अंदर जो है ना हमारे पास pH 5.6 से कम आ जाए तो इसको हम एसिड रेन बोलते हैं। अच्छा, एसिड रेन कब होता है, एसिड रेन कैसे बनती है? एसिड रेन जो है ना ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखिए, ऑक्साइड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो ऑक्सीजन किसी भी दूसरे एटम के साथ, दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जब कंपाउंड बनाते हैं उसको हम ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन सल्फर के साथ रिएक्ट करता है, नए कंपाउंड बनाता है, सो दिस विल बी नोन एज सल्फर ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ जो है ना न्यू मॉलिक्यूल बनाता है उसको हम नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बोलते हैं। जब ऑक्सीजन हवा में मौजूद है, एयर में मौजूद है, एटमॉस्फेयर में मौजूद है, पिछले क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि एटमॉस्फेयर की अंदर जो एयर मौजूद है उसका कंपोजिशन क्या है, तो उसमें ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन वगैरह मौजूद होते हैं। ठीक है। वो कहाँ से आते हैं ये बात की बात है, हम लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे कि सल्फर कहाँ से आया, ऑक्सीजन कहाँ से आया, नाइट्रोजन कहाँ से आया। बहरहाल के ऑक्सीजन जो है ना वो सल्फर के साथ रिएक्ट करके सल्फर ऑक्साइड्स बनाते हैं, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ
सल्फर हैं, ये क्या करते हैं, ये जो है ना, ये कंबाइन हो जाते हैं बाद में मॉइस्चर के साथ। अब मॉइस्चर क्या है, मॉइस्चर को जनरली हम नमी बोलते हैं, नमी पानी की वजह से होता है। अब लाजमी बात है वहां पर H2O होगा। जब पानी है, मॉइस्चर है, H2O है, ये रिएक्ट करेगा विद ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ व्हाट, एदर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, दोनों के साथ, किसी भी के साथ रिएक्ट करके, ठीक है। मॉइस्चर जो पानी मौजूद है, बारिश का पानी है या ऐसे मॉइस्चर है, हवा में मौजूद है पानी की कंसंट्रेशन, रिएक्ट विद दैट एंड काइंडली मुझे बता दे कि स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को। चले, तो हम बात कर रहे थे कि सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा अगर सल्फर के ऑक्साइड मिल जाए, या फिर जो है ना आपके पास वो आ जाएंगे, नाइट्रिक एसिड बनेगा एटमॉस्फेयर के अंदर अगर आपके पास अगर आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है तो वो सल्फर वो बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, और अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं तो नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो है ना इसकी प्रेजेंस की वजह से जो है ना वाटर का पीएच जो है ना बारिश की पानी का या रेन एसिड रेन का जो पीएच है वो लो हो जाता है, जिससे एसिड रेन बन जाता है, ठीक है। होप इट इज क्लियर टू। अच्छा, इसके एक स्पेसिफिक जो है ना एक वो हम करते हैं एसिड रेन का, हम एक डेफिनेशन करते हैं जो कि इकोलॉजिकल डेफिनेशन आप कह सकते हैं। वेस्ट गैसेस यही गैसेस की बात करें जो नाइट्रोजन और सल्फर है। वेस्ट गैसेस रिलीज ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ कोल एंड अदर फोसल फ्यूल्स, दूसरे फोसल फ्यूल्स को या कोयले को हम जलाते हैं, कोयला या दूसरे फोसल फ्यूल्स, डीजल, पेट्रोल वगैरह हो गए, ठीक है। उनके जलाने से जो वेस्ट गैसेस निकलते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर वगैरह, कंटेन्स ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, कंटेन्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये गैसेस बाद में डिसॉल्व हो जाते हैं इन द रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड रेन, सच रेन इज कॉल्ड एज एसिड रेन। होप इट इज क्लियर एंड इट विल बी वेरी इजी टू ऑल ऑफ यू। एसिड रेन क्या है, सिंपली हम कह सकते हैं, समराइज कर सकते हैं कि एसिड रेन के अंदर एक्चुअली जो है ना हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है ना वो मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी पीएच लो हो जाती है और रेन जो है ना वो एसिडिक बन जाता है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कहाँ से आते हैं, ये फोसिल फ्यूल्स या कोल को हम बर्न करते हैं, उनको जलाते हैं, उनके जलने से जो है ना हमारे पास आ जाती है। अब यहाँ पर एक बार फिर देखते हैं कि पोल्यूटेंट्स कौन से पोल्यूटेंट्स है दैट काजेस द एसिड रेन। वही दो है। केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारे पास आएगा, और नाइट्रोजन ऑक्साइड के अलावा हमारे पास जो है ना दूसरा क्या है, वो है सल्फर ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे नॉर्मली हम सिंपली देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, यानी H2O के साथ रिएक्ट करके फिर क्या करते हैं, ये जो है ना नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। नाइट्रिक एसिड बन गया HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब ये नाइट्रिक एसिड हवा में मौजूद हाइड्रोजन आइंस के साथ रिएक्ट करेगा। जब ये हाइड्रोजन आइंस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो इनमें इनको नाइट्रेट में चेंज करेगा। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर इन द एटमॉस्फेयर एंड क्रिएट्स नाइट्रिक एसिड व्हिच डिसोसिएट्स इनटू द नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन आइंस। हाइड्रोजन आइंस मेक अ सॉल्यूशन एसिडिक, ठीक है। पहले भी बताया मैंने, आगे भी बात करेंगे इस चीज पर कि हाइड्रोजन की मौजूदगी, हाइड्रोजन की पावर जिसे हम पीएच कहते हैं या पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, इसकी मौजूदगी किसी भी सॉल्यूशन में एसिडिटी या अल्कलाइनिटी को काज करता है। अगर लेस हाइड्रोजन है तो लेस एसिडिक होगा, ज्यादा हाइड्रोजन है तो मोर एसिडिक होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर नाइट्रिक नाइट्रिक एसिड बन गया। अब नाइट्रिक एसिड ने मजीद रिएक्ट किया और इस हाइड्रोजन को अपने आप से अलग कर दिया और इसको हाइड्रोजन आयंस बनाया। अब इस हाइड्रोजन आयंस की मौजूदगी into the water into this water which falls in the form of rains will be known as will cause acidity in the water, and the rain that contains such water having more power of hydrogen ions
sorry, yes, so the solution will be acidic, solution acidic हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो जाएंगे, तो आपका बारिश की पानी बरसेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, एसिडिक रेन हो जाएगा या एसिड रेन हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन यहाँ पे फिर सिंपल वही दिया हुआ है, थोड़ा सा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल शेप दिए हुए हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, रिएक्ट करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, हाइड्रोजन नाइट्रेट नाइट्रस एसिड बनेगा या नाइट्रिक एसिड बनेगा, ठीक है, ये फिर बाद में नाइट्रिक एसिड ये हो गया आपका, ठीक है, ये सिंपल यही बता रहा है, ठीक है, कि नाइट्रोजन टू ऑक्साइड, ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है कि कितने मॉलिक्यूल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के चाहिए, वाटर कितने चाहिए, और ये इससे जो है ना क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। जब हम आगे बात करते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द ऑक्सीजन ऑफ द ईयर, अब देखो ऑक्सीजन कहां से आया, ईयर से, और सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट गैसेस फ्रॉम डिफरेंट फैक्ट्रीज, फ्रॉम व्हीकल्स, फ्रॉम कार्स, फ्रॉम बर्निंग ऑफ डीजल, पेट्रोल, फॉसिल्स एंड अदर थिंग्स, ठीक है, तो इन सब से सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, और अब ईयर जो है ना, ईयर ने ऑक्सीजन दे दिया, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड which combining with water form sulfate, हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। अच्छा, this acid makes the water in rain acidic। अच्छा, ये जो एसिड है जो हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है, या ये जो है ना, ये वो पानी को जो है ना एसिडिक बनाता है। देखो का सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिल करके फिर जो है ना ये आपको वाटर के साथ मिल जाता है, हाइड्रोजन सल्फेट बना देता है, पानी के साथ मिल जाता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाता है। Similarly, oxides of nitrogen combines with water, atmosphere form acidic products, nitrogen oxide and plus water। ठीक है, तो ये भी इस तरह आपको एसिडिक रेन दे देता है। ठीक है, इस डायग्राम में हम आसानी से समझ सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड ने रिएक्ट कर दिया किसके साथ, वाटर के साथ, सॉरी ऑक्सीजन के साथ ऑफ द ईयर, ठीक है, तो सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड बन गया, सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड पर फर्दर जो है ना वो रिएक्ट करेगा विद वाटर, वाटर ऑफ रेन, ये चीज आपको बाद में आपके जहन में होना चाहिए कि हम एटमॉस्फेयर में ये रिएक्शंस हो रहे हैं, और हम एटमॉस्फेयर की बात करें, जब एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड मौजूद है जो कि सल्फर डाइऑक्साइड है एक्चुअली, ये जब रिएक्ट, जब बारिश बरसेगी पानी आएगा नीचे, तो ये उसके साथ रिएक्ट करेगा और जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना ये काज करता है किसको, ये काज करता है आपके एसिड को एज ए एसिडिक है। इसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात हम कर रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, नाइट्रिक एसिड बनाएगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाएगा, और ये जो नाइट्रिक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इस एसिड की वजह से जो है ना क्या होगा, इस एसिड की वजह से जो है ना आपके उसमें वो आ जाएगा, आपके एसिड रेंज जो है ना, आपका एसिड रेंज जो है ना वो क्या हो जाएगा, आपका रेंज जो है ना वो एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे थोड़ा बात करते हैं इसकी। आ, अच्छा, अगेन माय स्लाइड्स आर प्रॉब्लमेटिक। ओके, तो ये आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया कि हम सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना, या फिर जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ना वो रिएक्ट करके आपको ये बना के देता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से हो गया, सल्फर की वजह से, और ये नाइट्रिक एसिड की वजह से हो गया। अब हम थोड़ा बहुत क्वालिटी इंडेक्स की बात करेंगे कि क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, रेन की या एयर की या वाटर की इंडेक्स क्वालिटी क्या है। ठीक है, और जो है ना फिर हम मेजरिंग ऑफ एसिड रेन के, रेन को किस तरह मेजर किया जाता है, हाउ टू मेजर द रेन, हाउ टू कंसीडर द रेन एज एसिडिक, हम रेन को किस वक्त एसिडिक कह सकते हैं, जो है ना इस चीज पर हम बात करेंगे। ठीक है, मेजरिंग ऑफ एसिड रेन, एसिडिटी एंड अल्कलाइनिटी आर मेजर्ड यूजिंग अ पीएच स्केल। हम एक पीएच स्केल यूज करते हैं हमेशा जब हम एसिडिटी या अल्कलाइनिटी को मालूम करते हैं। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में, एक पीएच स्केल है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मालूम करने के लिए एक स्केल मौजूद है, उस स्केल के जरिए हम किसी भी सॉल्यूशन की अल्कलाइनिटी और उस सॉल्यूशन की जो वो है एसिडिटी है उसको हम मालूम करते हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, उस स्केल को यूज करते हैं। अब उस स्केल का डायग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उस स्केल का डायग्राम क्या है, और जो है ना हम
अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? अच्छा, अभी नजर आ रही है, चले। अच्छा, मैं इसकी बात कर रहा था कि हम इसको किस तरह वो करते हैं, मेजर करते हैं रेन को। तो रेन को मेजर करने के लिए हम स्केल यूज करते हैं, जिसको हम पीएच स्केल बोलते हैं। पीएच स्केल में हम हमें पता चलता है कि कोई एसिड या कोई भी लिक्विड जो है ना वो एसिडिक है या फिर जो है ना अल्कलाइनेटिक है, अल्कलाइनिटी है उसमें। इसके बाद हम करते हैं। अच्छा, अगर पीएच स्केल हमें बताता है कि किसी लिक्विड का जो पीएच है वो 7 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो न्यूट्रल है, उस पर कोई वो ना एसिडिक होगा ना अल्कलाइन होगा, ठीक है। अगर पीएच लेस देन 7 है, अगर 7 से कम है पीएच, तो उस वक्त जो है ना फिर उसको हम क्या बोलेंगे कि द मोर एसिडिक इट इज, ठीक है। अब पीएच स्केल का मैं थोड़ा बता दूं, आगे हम डायग्राम पे भी डिस्कस करेंगे, दिखाऊंगा डायग्राम भी। लेकिन पीएच स्केल मैं आपको बता दूं कि ये स्केल के मेजरिंग जो डिजिट्स हैं, जो मेजरमेंट है, इसका 1 से स्टार्ट हो जाता है और फिर 14 तक होता है, ठीक है। 7 जो है ना वो न्यूट्रल होता है। 7 पीएच किसी भी लिक्विड का आ जाए तो इसका मतलब है कि वो लिक्विड क्या है, वो न्यूट्रल है, वो ना अल्कलाइनिटी रखता है ना एसिडिटी रखता है, ठीक हो गया। अच्छा, जैसे कि पानी का पीएच जो है ना वो 7 है और पानी को हम पी लेते हैं, वो उसमें ना अल्कलाइनिटी होता है, वो ना बेस होता है ना एसिड होता है, ठीक है। तो इसी तरह जितने भी लिक्विड्स हैं या जितने भी फ्लूइड्स हैं उनकी पीएच अगर 7 है तो 7 का मतलब है कि वो न्यूट्रल है। अगर 7 से हम नीचे आते हैं, 7 से हम 6 की तरफ आते हैं, 6 जो है ना वो एसिड हो जाता है। 6 से 5 की तरफ आते हैं, 5 एसिड। इसी तरह नीचे आते आते 1 पर जब हम आ जाते हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग एसिड मिल जाते हैं। यानी उसमें क्या होता है, 7 से जब हम नीचे आते हैं, 7 से नीचे जो है ना हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। जितना हम नीचे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, 7 से पीछे 1 की तरफ जा रहे हैं, तो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन यानी उनकी पावर, उनकी कंसंट्रेशन, उनकी तादाद ज्यादा होती जा रही है। और जो 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 लिक्विड है या जो फ्लूइड है वो क्या होता है, वो मोर एसिडिक हो जाता है, ठीक है। और फिर अगर हम 7 से ऊपर जाते हैं, 8 9 10 11 14 15 14 तक हम पहुंच जाते हैं, तो 14 हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन हो जाता है, ठीक है। अल्कलाइनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो क्योंकि ऊपर जब हम 7 से ऊपर जाते हैं तो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जबकि हाइड्रोक्सिल आयन जो कि पानी में बनते हैं उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। नीचे हम आते हैं तो 7 से नीचे आते हैं तो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन कम है। 7 पर जो है ना, 7 पर दोनों हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों की कंसंट्रेशन सेम रहती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं और लिक्विड जो है ना वो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, द पीएच ग्रेटर देन 7 द मोर अल्कलाइन इट विल बी। ये तो क्लियर हो गया मेरे ख्याल से आप लोगों के। ऊपर हम जा रहे हैं तो अल्कलाइन है, नीचे जा रहे हैं तो क्या है, एसिडिक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, इसकी बात करते हैं। नॉर्मल रेन हैज अ पीएच ऑफ अबाउट 5.6। अगर हम नॉर्मल रेन की बात करें, जो आमतौर पर रेन होता है, उसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास उनकी पीएच 5.6 होता है, जो कि स्लाइटली एसिडिक है, स्लाइट एसिड है, ठीक है। और जो है ना ज्यादा एसिडिटी काज नहीं करता है, ठीक है। इसमें वीक कार्बोनिक एसिड होता है। फिर अगर हम एसिड रेन की बात करें, एसिड रेन जो है ना वो थोड़ा नीचे आ जाता है, वो 4.2 से शुरू हो जाता है 4.4 तक। यानी नॉर्मली इंडेक्स अगर हम देख ले, क्वालिटी इंडेक्स रेन की, तो वो हमारे पास 5.6 है। अगर रेन बारिश के पानी का पीएच अगर हम मेजर करें और उसका पीएच हमारे पास 5.6 आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वो नॉर्मल रेन है। और अगर हम रेन की यानी बारिश की पानी को अगर हम चेक करें और उसका पीएच हमारे पास आ जाए, और उसका पीएच जो है ना वो हमारे पास कितना आ जाए, उसका पीएच अगर हमारे पास 4.2 या 4 पॉइंट वो आ जाए, 4.4 तक आ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दैट रेन इज एसिडिक। फाइन। अच्छा,
अब हम आगे मेजरमेंट की, और अभी हमारे पास एक नेशनल एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन प्रोग्राम्स हैं जिसको NADP बोलते हैं, और इसके अलावा नेशनल ट्रेंड्स नेटवर्क है NTN जिसको हम बोलते हैं। ये जो है ना ये वेट डिपोजिशन का मतलब है कि जो चीजें हमें वेट पोजिशन में, वेट फॉर्म में डिपॉजिट हो जाती है इन द ईयर, उनको हम वेट डिपोजिशन बोलते हैं। और ये जो दो इदारे हैं NADP और NTN, ये क्या करते हैं, ये इस वेट डिपोजिशन को मेजर करते हैं कि वेट डिपोजिशन यानी ये जो अभी सल्फ्यूर और नाइट्रोजन की हमने बात की जो कि रेन में डिपॉजिट हो जाते हैं और रेन के बारिश में डिपॉजिट हो जाते हैं, इसको वेट डिपोजिशन बोलते हैं। ये जो दो इदारे हैं, एक है नेशनल एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन प्रोग्राम और एक है NADP जिसे NTN बोलते हैं, ये मेजर करते हैं वेट डिपोजिशन को। NADP और NTN जो दो हैं ये कलेक्ट करते हैं एसिड रेन के सैंपल्स मोर देन 250 मॉनिटरिंग साइट्स। ये जो है ना ये बहुत सारे ज्यादा इलाकों से जो है ना मॉनिटरिंग करता है। 250 साइट से ये बारिश के पानी को कलेक्ट करता है और फिर उसकी टेस्टिंग करता है। अगर सबकी पीएच जो है ना वो ऐसा ही आ गया तो फिर जो है ना ये उसको एसिड रेन करार देते हैं। अच्छा, ये जो दो इदारे हैं ये USA में है, और ये थ्रू आउट द USA, कनाडा, अलास्का, हवाई और US वर्जिन आइसलैंड जो है, इनमें डिफरेंट 250 मॉनिटरिंग साइट से जो है ना ये पानी को कलेक्ट करते हैं और एसिड रेन्स को फिर उनको मेजर करके उसको डिक्लेयर करते हैं कि either the rain is acidic or the rain is normal। इसी तरह जो ड्राई डिपोजिशन है, जो चीजें ड्राई फॉर्म में डिपॉजिट हो जाती हैं, एस्टिमेट्स करते हैं नाइट्रोजन, सल्फर, या फिर जो है ना हम दूसरे उसको भी उसकी प्रोवाइड करते हैं द क्लीन एयर। ठीक है, ये जो ड्राई डिपोजिशन है चीजों का, इसका एस्टिमेट हम लगाते हैं कि एदर द ईयर इज क्लीन और नॉट। ठीक है, तो ये फिर एक दूसरे इदारे हैं जो कि क्लीन ईयर स्टेटस एंड ट्रेंड्स नेटवर्क, कैसनेट जिसे बोलते कास्टनेट जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये एक इदारा है, ये एक नेटवर्क है, एक कॉर्पोरेशन है, एक इदारा है जो कि काम करता है क्लीन ईयर के स्टेटस बताने के लिए। ठीक है, तो इनकी मदद से भी जो है ना एसिड रेन को बताया जा सकता है, क्योंकि इसमें देखा जाता है कि आपका ईयर में कौन कौन से एटमॉस्फेरिक या फिर ईयर की कंपोजिशन कैसी रही है। कहीं वहां पे ज्यादा चीजें तो आई नहीं है जिसकी वजह से जो है ना एसिड रेन काज हो सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद है एयर कंसंट्रेशन आर मेजर्ड बाय द कास्टनेट। ये कास्टनेट जो है ना ये हवा को भी, एयर कंसंट्रेशन को भी मेजर करता है 19 लोकेशंस पर। और ये एक एसिडिक वो आ गया, मैं अभी आपको बता दूं आप लोगों को थोड़ा बहुत कि ये पीएच स्केल है। ये पीएच स्केल में हम पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस को देखते हैं। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस को अगर हम देख लें तो 7 है। 7 का मतलब है ये न्यूट्रल है, बिल्कुल न्यूट्रल है। और जो है ना हमारे पास इसकी मिसाल क्लीन वाटर की है, डिस्टिल्ड वाटर की है, यहाँ पे भी दिया हुआ है 7 pH डिस्टिल्ड वाटर है। और इसके बाद अगर हम देख लें, अच्छा इसका मैं बताता चलूं कि अगर हम थोड़ा सा 7 से ऊपर जाते हैं तो हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है और हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो फिर हम ऊपर जाते 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 14 तक हम पहुंचते हैं तो फुल स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन हमारे पास होते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे, देखो 7 डिस्टिल्ड वाटर है और 7.4 जो है ना वो ब्लड का पीएच है। ठीक है, ब्लड थोड़ा बहुत अल्कलाइन है। 8.1 जो है ना वो सी वाटर है, समंदर का पानी, उसमें भी आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत अल्कलाइन है, बेसिक है। बेकिंग सोडा का 9 है। 11 अमोनिया हो गया, और ब्लीच जो पाउडर है वो हो गया। और ड्रेन क्लीनर जो है ना, देखो जो लिक्विड ड्रेन क्लीनर जिसको हम तेजाब बोलते हैं आमतौर पर, जिसको हम दुकानों से ले करके फिर हमारे ड्रेनेज जो है ना वो कभी कभार ज्यादा फंस जाते हैं, जो है ना वो वाटर को पास नहीं कर सकते, तो फिर हम ये यूज करते हैं। देखो ये स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन है। इसी के साथ साथ अगर हम नीचे जा रहे हैं
6 और फिर 5। तो देखो 5 पर आपको यहाँ पर शो किया गया नॉर्मल रेन है, ठीक है, बारिश हो रही है, लेकिन 4 के बाद जो है ना 4.2 टू 4.5 4 तक जो है ना ये एसिडिक रेन शो किया गया है, ठीक है। और फिर जो है ना नीचे जाते जाते ये लेमन का एसिडिक एसिडिक कंडीशन हो गया, और लास्ट में जाकर के 0 पर जो है ना हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाते हैं, जो कि बैटरी वगैरह में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो 0 बैटरी एसिड है, 2 लेमन जूस, लेमन में जो है ना आपके लेमन के जूस में 2 pH होता है, उसमें हाइड्रोजन 2.5 जो है ना सोडा होता है, 4.5 एसिडिक रेन होता है 4.3, और 4.5 जो है ना वो क्लीन रेन होता है, और 7 जो है ना वो आपका एसिडिक रेन हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत उसके मेजरमेंट के स्केल्स हैं कि एसिड रेन को कैसे मेजर किया जाता है। अच्छा, अब हम काजिज की बात करते हैं कि काजिज क्या हो सकते हैं। काजिज तो सिंपल है, हमें पता है कि वही ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये वो हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फ्रॉम वेयर वी गेट दिस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। क्वेश्चन है, तो हम कहाँ से हासिल करते हैं, ठीक है, हो जाता है, लेकिन ऑक्साइड्स कहाँ से आते हैं, ये सल्फर और नाइट्रोजन। अच्छा, पावर प्लांट्स जो हम लगाते हैं, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े फैक्ट्रीज, they release the majority of the sulfur dioxide and much of the nitrogen oxide। ये जो बड़े पावर प्लांट्स हम लगाते हैं, they are actually the main source of releasing these oxides, which later cause and mixed are combined with water and cause the acidity। इसी तरह exhaust from the cars, uh, trucks and buses releases nitrogen oxide as well as the sulfur dioxide into the air, which later combines with the moisture with the water molecules and form the acid rain। इसी के साथ साथ we are having the रोटिंग वेजिटेशन, जो सब्जियां वगैरह खराब हो जाती है, गंदा हो जाती है। एरप्टिंग वॉल्केनोज, जो वॉल्केनो से जो रिलीज होता है, एरप्शन होती है, केमिकल दैट कैन काज द एसिड रेन, वो भी एसिड रेन को काज करते हैं। बट द बिगेस्ट cause of the acid rain is कोल बर्निंग पावर प्लांट्स। जो पावर प्लांट्स, जिन फैक्ट्रीज में हम जो है ना कोयला जलाते हैं, कोयला को एज अ ईंधन, एज अ फ्यूल यूज करते हैं, दैट पावर प्लांट्स आर रिलीजिंग एंड दे आर कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट biggest source of the what we can say of the acid rain, as well as factories and automobiles, ये भी इसके काज हैं। और जो है ना ये एसिड रेन को आप लोग देख सकते हैं, ये ड्राई वेजिटेशन है, जो पौधे वगैरह जो है ना वो ड्राई हो जाते हैं, इसको ड्राई डिपोजिशन बोलते हैं। और इसके साथ साथ जो है ना ये ड्राई डिपोजिशन, और ये आपके इमेजन सोर्सेज फ्रॉम द फैक्ट्रीज, फ्रॉम द और ये जो है ना ऊपर जाकर के पानी के साथ मिल जाते हैं और वेट डिपोजिशन बना देते हैं और एसिड रेन हो जाती है। आई थिंक इट इज क्लियर। इस डायग्राम में भी आप आसानी से देख सकते हैं, फ्रॉम डिफरेंट फैक्ट्रीज एंड फ्रॉम व्हीकल्स, फ्रॉम एनिमल्स, वी कैन सी different things and they can cause this rain। फाइन। और देखिए यहाँ सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया। अमोनिया जो है ना ये एनिमल्स वगैरह से रिलीज होता है, और ये जो है ना आगे जाकर के काज करता है किस चीज को, एसिड रेन को। वेट डिपोजिशन में जाकर के ये एसिड रेन को काज करता है। इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, एनवायरमेंटल डैमेजेस कर सकता है, इन्वायरमेंट को डैमेज करता है, बड़े उस पर पैमाने पर, बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर आपके इन्वायरमेंटल डैमेजेस कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को डैमेज कर सकता है। डायरेक्टली डिस्ट्रॉय द लाइफ फॉर्म वेयर दिस एसिड रेन फॉल्स। लाइफ फॉर्म को, यानी जिंदगी को, यानी जानवरों को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, जहां जहां लाइफ मौजूद है उसको डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है। अगर ह्यूमन बीइंग के स्किन पर हो जाए तो ह्यूमन बीइंग का स्किन का क्या हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग के स्किन में जो है ना डिजीज काज हो सकते हैं, स्किन रेप्चर हो सकता है, स्किन डिजीज काज हो सकते हैं। इसी तरह अगर प्लांट्स पर हो जाए तो प्लांट्स के स्किन, प्लांट्स के लीव्स, फ्लावर्स और स्टेम वगैरह को ये डायरेक्टली जो है ना ये डायरेक्ट इफेक्ट है, डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है। एडवर्स फॉर्म में, इनडायरेक्टली फॉर्म में ये किस तरह करता है, एडवर्स इम्पैक्ट है ऑन द फॉरेस्ट, फ्रेश वाटर को खराब करता है, फॉरेस्ट को खराब करता है, लीव्स पर होता है, एंड द लीव्स आर डिजेनरेट, द लीव्स आर डिस्ट्रक्चराइज्ड, जिसकी वजह से फॉरेस्ट खराब हो जाते हैं और फ्रेश वाटर खराब हो जाते हैं, और
सॉइल किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स एंड एक्वेटिक लाइफ। इसी तरह फ्रेश वाटर में होता है, बारिश हो जाती है एसिडिक बारिश, तो जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जो पानी के अंदर जो चीजें रहती है, समुद्री जिंदगी या एक्वेटिक लाइफ जिसे हम बोलते हैं, दैट इज अफेक्टेड बैडली। और सॉइल किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स हैं जो मिट्टी में होते हैं, जो मिट्टी की फर्टिलिटी को, सॉइल की फर्टिलिटी को जो है ना बरकरार रखती हैं, उन इंसेक्ट्स को मार देते हैं, दैट इज आल्सो एन इनडायरेक्टली इम्पैक्ट। इसके साथ साथ काजेज डैमेज टू बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स को खराब करते हैं, हैविंग पॉसिबल इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ पर भी पॉसिबल इम्पैक्ट्स होते हैं। बिल्डिंग्स, जो पुराने बिल्डिंग्स होते हैं हमारे पास, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, उनको डैमेज करते हैं। अगर बार बार उन पर बारिश होती रहती है तो उनके स्ट्रक्चर डैमेज हो जाती है, उनके वॉल्स वगैरह जो है ना वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये इनडायरेक्टली इफेक्ट है। एसिड रेन के इफेक्ट्स हमारे पास कुछ और भी है, यहाँ पर जो दिखाया गया है। एसिड रेन को अगर हम देख लें, लेक्स वाटर बिकम्स मोर एसिडिक किलिंग और डैमेजिंग फिशेस, ये फिशेस को एक्वेटिक लाइफ की बात करें कि एक्वेटिक लाइफ को डैमेज कर सकते हैं, डैमेज एंड कैन इवेंचुअली किल ट्रीज, अटैकिंग सॉइल न्यूट्रिएंट्स, रूट्स एंड लीव्स, प्लांट्स के लीव्स को, प्लांट्स के रूट्स को, प्लांट्स के शाखों को, उनके ब्रांचेस को, और उनके सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, जो प्लांट्स की खुराक मौजूद है, उनको खराब कर सकती है। डैमेजिंग बिल्डिंग्स एंड स्टोन वर्क, जो पत्थर पर जो हम काम करते हैं, कुशलकारी वगैरह, सॉरी, जो फाइन आर्ट्स, जो पत्थर वगैरह पर जो जो डायग्राम्स बनाते हैं या फिर राइटिंग वगैरह मुख्तलिफ स्टोन्स पर हम करते हैं, उनको डैमेज कर सकते हैं। हाउ वेल यू यूज न्यूट्रलाइजेशन एज what we can say is preventive measures for the acid rains। ये क्वेश्चन है आपके लिए, मैं छोड़ता हूँ कि how you will use neutralization as prevention of the measures। तो आप किस तरह कर सकते हैं। अब जो है ना ये मजीद थोड़े से कुछ इफेक्ट्स हैं इसको। अच्छा, प्रिवेंशन की बात हम करेंगे अभी। शुड बी अ नंबर ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज, बहुत सारे कंट्रीज के दरमियान इंटरनेशनल लेवल पर ट्रीटीज होने चाहिए, एग्रीमेंट्स होने चाहिए, कि मॉन्ट्रियल एंड काइटो treaties in which a long range transport of atmospheric pollutants have been agreed to reduce the acid rain by। ठीक है, ये मॉन्ट्रियल और काइटो दो कंट्रीज के दरमियान बहुत बड़े मायदे हुए हैं। इनकी मुआहदा ये हुआ था कि जो है ना ट्रांसपोर्ट को हम यूज नहीं करेंगे, और जो है ना यस यस, ये रिकॉर्ड हो रही है, और इंशाल्लाह मैं अभी अपलोड भी कर दूंगा उस पर, अपने चैनल पर इंशाल्लाह, मोहम्मद रहीम खान ऑफिशियल पर। ठीक है, तो ये जो है ना एसिड रेन के वो हो सकते हैं कि हम इंटरनेशनली जो है ना हम ट्रीटीज करें कंट्रीज के दरमियान। ओजोन लेयर को डिफ्लेक्ट करता है, ओजोन लेयर को अफेक्ट करता है, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओजोन लेयर वाज उसको डिस्टर्ब कर लेता है, प्रोड्यूसेस कंबाइंस गैसेस। और जो है ना इसके साथ साथ 1967 में साइंटिस्ट फाउंड सम केमिकल्स कॉल्ड एज। ओजोन लेयर की बात करें तो ओजोन लेयर पे हमारे पास जो है ना ओजोन लेयर में हमारे पास क्या होता है, ओजोन लेयर पर हम देखेंगे तो ओजोन लेयर जो है ना, ओजोन इज एक्चुअली अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओजोन गैस विच प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये जो सन से जो लाइट आती हैं, दे आर एक्चुअली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्या करते हैं, दे आर डायरेक्टली डेंजरस टू लाइफ ऑन द अर्थ। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द अर्थ, एंड दे कैन नॉट रीच टू द अर्थ। इसी तरह जो है ना O3 और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, O3 मींस ओजोन, ओजोन इज अ गैस व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम, और ये जो है ना ये क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन को अलग करता है, और ये ऑक्सीजन को अलग कर देता है। ठीक है, तो the oxygen produced again combines with atomic oxygen to yield the ozone bag। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है ये वापस जा करके गैसियस एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, और जो है ना ओजोन को वापस बना लेता है, ओजोन लेयर को वापस बना लेता है, जैसे कि O2 हो गया, और ये उसके साथ वापस रिएक्ट करके O3 बना देता है, यानी ओजोन की लेयर बना देता है। अब हम बात करते हैं कि लेट सेंचुरी 1970s में scientists found some chemicals called CFCs damage this protective layer when
chlorine of these CFCs reacts with the ozone layer. तो 1970s के टाइम में साइंटिस्ट ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन, इनके एक ग्रुप है. दिस मॉलिक्यूल्स आर नोन एज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, इनको ये प्रोटेक्ट, ये जो है ना डैमेज करता है प्रोटेक्टिव लेयर ओजोन की, और ये ओजोन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं. इन सीएफसीज के अंदर जो क्लोरीन है वो फास्ट इफेक्टिव है, वो मोर एक्टिव है, फास्टली एक्टिव है. तो ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन ओजोन के साथ, और ऑक्सीजन ओजोन का जो एक ऑक्सीजन है वो अपने साथ क्लोराइड बना लेता है उनके, तो ओजोन लेयर रिफ्लेक्ट हो जाती है. इसी तरह क्लोरोन फिर जो है ना वो इस क्लोरोन को लेकर के इस तरह जो है ना क्लोरीन बनाता रहता है, और इस तरह ये डिफ्लेक्ट करता है उसको. एज इट इज सीन अबाउट दैट दिस इज चेन रिएक्शन, and a single chlorine atoms depletes thousands of ozone molecules, and thus the ozone is constantly depleting. तो इस तरह ये जो ओजोन है वो constantly डिपेंड होता है. ठीक है. अब इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं? इंक्रीजेस द स्किन कैंसर इन ह्यूमंस. जो एसिड रेन है वो पहले भी हमने बात की थी इस चीज का कि कैंसर काज करता है, स्किन कैंसर काज कर सकता है, स्किन डिजीज काज कर सकते हैं इन ह्यूमन. डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दस द मिसबैलेंसिंग द इंटायर इकोसिस्टम. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो करता है, क्या करता है, मारता है, किल करता है, डिस्ट्रॉय करता है. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप लोगों को पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर एक्चुअली बैलेंसिंग, दे बैलेंस द इकोसिस्टम को बैलेंस करता है. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डिकम्पोजर्स होते हैं, तो बहुत सारे जो साइकिल्स हैं या प्रोसेसेस है, बायोलॉजिकल फेनोमेनाज हैं, दे आर बिकॉज ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम मार देते हैं, so their balancing will be very difficult, they will be misbalanced in the ecosystem because of this destroying of these microorganisms due to the acid rains. Causes global warming directly and indirectly. ये global warming पर भी बड़ा असर पड़ता है acid rain का. ये directly और indirectly जो है ना वो उसको भी ग्लोबल वार्मिंग भी काज कर सकता है. Here I will would like to say thanks to all of you for your passion, for your time, for watching and for listening. I would like to request you all कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल मोहम्मद रहीम खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आप तक आपके रिक्वायरमेंट और आपके पसंद के टॉपिक्स आप तक आसानी पहुंच सके. लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे लोग हमसे जुड़ सके, और हम हमारे इस प्लेटफॉर्म से फायदा उठा सके. थैंक यू ऑल ऑफ यू. सी यू टुमारो with the next